Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 32, and this is the last lecture of this course. In previous lecture 31 हमने देखा था कि सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट को कैसे एनालाइज किया जाता है और हमने वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फाइंड आउट की थी एज अ सर्किट रिस्पांस। लेक्चर 32 को हम स्टार्ट करते हैं विद अ एग्जांपल रिलेटेड टू सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट। एग्जांपल इज फाइंड V of t for t greater than 0 in the RLC circuit of following figure। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक 40 वोल्ट का सोर्स है, 30 ओम रेजिस्टर है, ये आपके पास एक स्विच है जो कि ओपन है और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसको हम क्लोज कर देंगे। ये इंडक्टर है 0.4 हेनरी का, ये एक और रेजिस्टर है 50 ओम का और ये कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड का। और इसमें आप नोट करें कि आपके पास करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे लाइक दिस। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर टाइम लेस देन 0। सो जब टाइम लेस देन 0 होगा तो आपके पास ये जो स्विच है ये ओपन होगा और जो आपके पास इंडक्टर है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो कैपेसिटर है वो ओपन हो जाएगा। तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। ये आपके पास 30 ओम रेजिस्टर है और ये आपके पास 50 ओम रेजिस्टर है। यहाँ आपके पास इंडक्टर था जो कि शॉर्ट हो गया है और यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर था जो कि ओपन हो गया है और आपके पास रिमेनिंग सर्किट ये बचेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं V of 0। So voltage is equal to 50 ohm divided by 30 ohm plus 50 ohm into 40 volts। ये मैंने VDR अप्लाई कर दिया है and this is the voltage across this resistor। So इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास V of 0 की वैल्यू आ जाएगी 25 volts and the initial current through the inductor is equal to I of 0 and क्योंकि ये आपके पास जब एक सीरीज सर्किट बन गया है तो हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। 40 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 50। सो दिस इज इक्वल टू -0.5 एम्पियर्स। ये जो माइनस साइन है ये एक्चुअली शो कर रहा है कि डायरेक्शन इस साइड पे है। नॉर्मली हम डायरेक्शन ये लेते हैं लेकिन इस दफ़ा सर्किट में डायरेक्शन ये गिवन है तो हमने फिर एक माइनस साइन इसके साथ लगा दिया। सो द करंट थ्रू द इंडक्टर इज इक्वल टू -0.5 एम्पियर्स। नाउ एज वी नो दैट dV of 0 by dt is equal to minus V of 0 plus R I of 0 divided by RC। तो ये जो एक्सप्रेशन ये पहले हम देख चुके हैं कई दफ़ा। तो अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ V of 0 की, R की, I of 0 की और नीचे भी RC की वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 50 इंटू
0.5 divided by 50 into 20 into 10 raised to power minus 6। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास dv ऑफ 0 बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 0। सो ये आपके पास एक और इनिशियल कंडीशन आ गई है। और पहले जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन आई थी दैट वाज v ऑफ 0 इज इक्वल टू 25 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन 0। सो जब टाइम ग्रेटर देन 0 होगा तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। जब ये स्विच क्लोज होगा तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ ये बन जाएगी। और यहाँ पे आपके पास स्विच था जिसको हमने क्लोज किया, तो अब ये यहाँ से शॉर्ट हो गया है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो पोर्शंस आ जाएंगे। तो इस साइड को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा पैरेलल RLC सर्किट। सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास 0.4 हेनरी इंडक्टर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I। ये 50 ओम रेजिस्टर है एंड दिस इज 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर and this is the voltage V across the capacitor. So for time t greater than 0 इसके लिए आपके पास सर्किट की फॉर्म ये आ जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये सोर्स फ्री है क्योंकि सोर्स अब यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब हम जैसे कि जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/2RC। ये फार्मूलाज हम पहले ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। सो सबसे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻⁶। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500 एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, और इंडक्टर की वैल्यू है हमारे पास 0.4 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 354 के इक्वल। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गया है, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो एज वी नो दैट रूट्स S1 and S2 are equal to minus alpha plus minus alpha square minus omega naught square। सो इसमें वैल्यू पुट कर दें अल्फा की तो ये -500 हो जाएगा
प्लस माइनस यहाँ पे अल्फ़ा का स्केयर ले लेती हैं, इट मीन्स कि 500 का स्केयर एंड दैट इज़ इक्वल टू 250,000 माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 354, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 124,997.6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा -500 प्लस माइनस 354 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट S1 एंड S2। जैसे कि हमारे पास S12 की वैल्यू आई थी -500 प्लस माइनस 354, तो हम S1 की वैल्यू अलग लिख सकते हैं और S2 की वैल्यू अलग लिख सकते हैं। सो S1 इज इक्वल टू -854 एंड S2 इज इक्वल टू -146। तो इस तरह हमारे पास दोनों रूट्स की वैल्यूज आ गई हैं। नाउ एज वी नो दैट व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, जो कि इस केस में है, सो इट मीन्स कि आपके पास जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज ओवर डैम्प्ड। सो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास सोल्यूशन आता है v ऑफ t इज इक्वल टू a1 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे हम S1 की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट 854t प्लस a2 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल -146t। सो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो नाउ एट t इज इक्वल टू 0, अब हम a1 और a2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो जब टाइम 0 होगा तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन हैव a1 प्लस a2। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे v ऑफ नॉट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 25 एंड दिस एम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 25 माइनस a1। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं d v ऑफ 0/dt की। इसकी वैल्यू जैसे कि हमें पता है कि 0 के इक्वल है, लेकिन फ्रॉम द सोल्यूशन which is v of t is equal to a1 exponential raised to power minus 854t plus a2 exponential raised to power minus 146t। तो इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। सो ये हमारे पास आ जाएगा dv of t by dt and this is equal to minus 854 a1 exponential raised to power minus 854t minus 146 a2 exponential raised to power minus 146t। सो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 is equal to minus 854 a1 minus 146 a2 because हम टाइम t is equal to 0 पे बात करें। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है और एक इक्वेशन हमारे पास पहले आई थी, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ
जो कि A2 इज इक्वल टू 25 माइनस A1 थी। सो अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ डायरेक्ट A1 की वैल्यू लिख देता हूँ -5.16 एंड A2 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 30.16। सो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा V ऑफ t। अब हम यहाँ कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ मैं पुट करता हूँ -5.16 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -854t प्लस A2 की वैल्यू 30.16 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -146t and V is the unit of voltage. So this is the complete response for this circuit. अब हम बात करते हैं step response of a series RLC circuit. So as we know that the step response is obtained by the sudden application of a DC source. So suppose ये हमारे पास एक सर्किट है RLC सर्किट और इसमें एक हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दी है। अब हम बात करते हैं स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट। सो एज वी नो दैट द स्टेप रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड बाय द सडन एप्लीकेशन ऑफ अ DC सोर्स। सो सपोज ये हमारे पास एक सीरीज RLC सर्किट है और हमारे पास सीरीज में एक बैटरी भी कनेक्टेड है। सो बाय KVL यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पे L di/dt, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, प्लस Ri, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द resistor, plus V, this is the voltage across the capacitor, and equals to Vs source voltage. But we know IC is equal to C dV by dt, और हम इसको सिंपली I भी कह सकते हैं। तो इस I की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मीन्स इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी d स्क्वायर V बाय dt स्क्वायर प्लस R बाय L dV बाय dt प्लस V बाय LC and this is equal to Vs by LC। तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। तो सिंपली मैंने क्या किया है कि मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करके और थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म आ गई है। सो अगेन दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इस सर्किट में आपके पास 2 स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड दिस इज द सेम इक्वेशन एज वी ऑब्टेन्ड फॉर सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट। सिवाय इसके कि यहाँ पे आपके पास Vs बाई LC अपीयर हो रहा है, बल्कि उस इक्वेशन में हमारे पास इस इक्वल टू के राइट साइड पे 0 होता था, और वो इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ आपके पास dV बाई dt के साथ R बाई L कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी R बाई L कोएफिशिएंट है। यहाँ आपके पास 1 बाई LC है, यहाँ पे भी आपके पास 1 बाई LC कोएफिशिएंट है। सो वेरिएबल तो डिफरेंट है लेकिन कोएफिशिएंट सेम है। सो हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखी थी इस इक्वेशन के लिए, वही एग्जैक्टली इस इक्वेशन के लिए भी
होगी। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन लाइक वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एन ऑफ टी प्लस वी एफ ऑफ टी। So complete solution has two components, one is natural response and the other is forced response। और जो natural response है उसको हम हासिल कर सकते हैं by simply putting here Vs is equal to 0, और फिर उसके बाद आप सर्किट इक्वेशन को एनालाइज करेंगे तो आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास इज इक्वल टू के राइट साइड पे एक सोर्स होगा तो ये आपके पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स होगा। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ द नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर दिस सर्किट फॉर 3 केसेस फॉर द ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड केस। So Vn of t is equal to a1 exponential raised to power s1t plus a2 exponential raised to power s2t। So ये रिस्पॉन्स है आपके पास ओवरडैम्प्ड केस के लिए। अब मैं रिस्पॉन्स लिखता हूँ फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड केस। सो इट इज़ a1 प्लस a2 of into t exponential raised to power minus alpha t। और फाइनली मैं रिस्पॉन्स लिखता हूँ फॉर अंडर डैम्प्ड केस वेयर Vn of t is equal to a1 cos omega dt plus a2 sin omega dt into exponential raised to power minus alpha t। सो ये तीनों रिस्पॉन्सेज हम पहले भी देख चुके हैं और यहाँ जस्ट इनको मैंने रीराइट किया है टू अंडरस्टैंड कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ दिस सर्किट। सो दीज आर दी नेचुरल रिस्पॉन्सेज फॉर दिस सर्किट। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स की। द फोर्स्ड रिस्पॉन्स इज द स्टेडी स्टेट और फाइनल वैल्यू ऑफ V of t, so which is equal to Vs। Vs की इक्वल कैसे होगी? हमें पता है कि स्टेडी स्टेट हमारे पास तब आती है जब आपके पास टाइम इज़ वेरी ग्रेटर देन 0। सो जब आपके पास स्विच क्लोज हो जाएगा तो आपके पास ये इंडक्टर जो है ये एक्ट करेगा लाइक अ शॉर्ट सर्किट और ये जो कैपेसिटर है इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। सो जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज वही होगी जो टोटल वोल्टेज सर्किट को अप्लाई की होगी। सो हमारे पास जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है दैट इज इक्वल टू Vs। Thus the complete solutions for the overdamped, underdamped and critically damped cases are, जो हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्सेज आए थे उनमें हमने सिंपली यहाँ पे तीनों में Vs को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। The values of the constant a1 and a2 are obtained from the initial conditions V of 0 and dV of 0 by dt, जो कि हम बहुत से एग्जाम्पल में इनको यूज़ करके हमने constant a1 और a2 की वैल्यूज फाइंड आउट भी की हैं। Keep in mind that V and I are respectively the voltage across the capacitor and the current through the inductor. So this equation
only applies for finding voltage V. But once the capacitor voltage VC is known, we can determine current through the capacitor and which is the same current through the inductor and resistor. So जब आपके पास ये वोल्टेज आ जाएगी तो आप इस वोल्टेज की हेल्प से करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और जब आपके पास करंट आ जाएगा तो आप वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. अब हम एक एग्जांपल करते हैं रिलेटेड टू स्टेप रिस्पांस ऑफ अ सीरीज RLC circuit. So example is for the circuit in the figure, find V of t and I of t for t greater than 0. Consider three cases: R is equal to 5, R is equal to 4 and R is equal to 1. So सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की, where R is equal to 5 ohm. So for time less than 0 आपके पास जो ये स्विच है दैट इज क्लोज्ड, तो हमारे पास सर्किट की फॉर्म अब ये आ जाएगी. यहाँ पे आपके पास स्विच था जो कि क्लोज्ड है. सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर टाइम लेस देन 0 आपके पास ये जो इंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट एंड द कैपेसिटर विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट. सो आपके पास सर्किट की फॉर्म अब ये आ जाएगी. This is resistor R, this is current I. अब यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर था जो कि ओपन हो गया है, और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टर एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ आपके पास इंडक्टर था जो कि शॉर्ट हो गया है. So from this circuit we can see that I of 0 is equal to 24 divided by R plus 1 ohm, और R की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो इसमें हम जब 5 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास करंट I of 0 की वैल्यू आ जाएगी 4 amperes, and the initial voltage across the capacitor is equal to, क्योंकि ये वोल्टेज है आपके पास across the capacitor, so this is in parallel with this resistor, so जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगी वही इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगी. so इस वोल्टेज को हम VDR से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 ohm डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 ohm इंटू 24. तो ये आपके पास आ जाएगी 4 वोल्ट्स के इक्वल. अब हम बात करते हैं फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0. सो इन दिस केस स्विच इज ओपनड. सो जब आपके पास स्विच ओपन हो जाएगा तो आपके पास सर्किट की फॉर्म अब ये आ जाएगी, क्योंकि जब स्विच ओपन होगा तो ये रजिस्टर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हमने रिमूव कर दिया है. तो अब आपके पास एक सर्किट आ गया है सीरीज RLC, और इसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स भी है.
सो अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. एज वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू आर बाई 2l. सो इसमें मार की वैल्यू 5 पुट करते हैं डिवाइडेड बाई 2 और l की वैल्यू हमारे पास 1 है. सो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 की इक्वल. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी. सो इसमें हम एल और सी की वैल्यूज पुट करते हैं. एल की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास है तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा. सो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे S1 S2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. सो जब आप इसमें अल्फ़ा और ओमेगा नॉट की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास S1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी -4. एज अल्फ़ा is greater than omega naught in this case, so we can say that the response is overdamped. So we can write the total response like this. V of t is equal to Vf plus a1 exponential raised to power minus t plus a2 exponential raised to power minus 4t, where Vf is the forced or steady state response and Vf is the final value of the capacitor voltage. So Vf will be equal to 24 volts because जब आपके पास t इज़ वेरी ग्रेटर देन 0 तो आपके पास इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो आपके पास कैपेसिटर के क्रॉस टोटल वोल्टेज अपीयर हो रही होगी. सो वी कैन राइट द कंप्लीट सोल्यूशन लाइक दिस. वी एफ टी इज इक्वल टू वी एफ की जगह हम वैल्यू 24 पुट कर देते हैं प्लस a1 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस टी प्लस a2 exponential raised to power minus 4t. अब हम a1 और a2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सो एज वी नो दैट v of 0 is equal to 4. सो यहाँ आप इस इक्वेशन में t की जगह 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 24 प्लस a1 प्लस a2, क्योंकि जब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर आपके पास 0 हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 1. सो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी. सो बस एक इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -20. And as we know that the current through the inductor cannot change abruptly and is the same current through the capacitor at t is equal to 0 plus, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं वो आपस में सीरीज में हैं. सो वी कैन राइट I of 0 is equal to C dV of 0 by dt. So I of 0 की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 के इक्वल. सो यहाँ से हम dV of 0 by dt की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा
4/c के इक्वल, और जब इसमें हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 16 के इक्वल। और यहाँ पे आपके पास जो c की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 0.25। ये आपके पास ये वैल्यू नहीं होगी, बल्कि c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी 0.25। सो अब आपके पास dv/0/dt की वैल्यू आ गई है 16। अब हमारे पास जो सोल्यूशन आया था कंप्लीट सोल्यूशन, हम उस सोल्यूशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू माइनस a1 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस t माइनस 4a2 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस 4t। Now at t is equal to 0, dv/0/dt will be equal to minus a1 and minus 4a2, और dv/0/dt की वैल्यू हमारे पास थी 16, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। तो अब आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई है, और इससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन आई थी -20 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। सो इन दोनों को यूज़ करके हम a1 और a2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख देता हूँ। a1 इज इक्वल टू -64/3 एंड a2 इज इक्वल टू 4/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंप्लीट सोल्यूशन में पुट करते हैं। सो v(t) इज इक्वल टू 24 प्लस 4/3 माइनस 16 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस t प्लस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस 4t वोल्ट्स। तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। a1 और a2 की वैल्यूज पुट करने के बाद इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन की फॉर्म ये बन जाएगी। और जैसे कि हमें पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज़ में हैं, सो दोनों में से सेम करंट पास कर रहा होगा। सो वी कैन राइट I(t) इज इक्वल टू c dv/dt। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी जिसमें हमने डेरिवेटिव लिया था कंप्लीट सॉल्यूशन का, वो कुछ इस तरह थी। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं c से, और c की वैल्यू हमारे पास है 0.25 फैरेड। हमारे पास इसकी नई फॉर्म ये आ जाएगी। हमने दोनों साइड पे c से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ c dv/dt इज इक्वल टू I(t). तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अब I(t) इज इक्वल टू 4/3 4 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस t माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस 4t एम्पियर्स। तो अब इस इक्वेशन में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं I(t) के साथ, और राइट साइड को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें कांस्टेंट a1 और a2 की वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास I(t) की फाइनल फॉर्म आ जाएगी 4/3 4 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस t माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस 4t एम्पियर्स। सो अगर इसमें आप t की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास I(0) की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि हमारे पास इनिशियल करंट था थ्रू द कैपेसिटर इंडक्टर।
अब जो केस 2 है जिसमें आपके पास R की वैल्यू 4 ओम है और केस 3 में आपके पास R की वैल्यू, तो जैसे हमने केस 1 को सॉल्व किया है इसी तरह केस 2 और केस 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको आपने खुद सॉल्व करना है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमारे पास जो इसमें वोल्टेज आएगी केस 2 में जब आपके पास R की वैल्यू 4 ओम होगी, दैट विल बी इक्वल टू 24 प्लस माइनस 19.5 प्लस 5070 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 2t वोल्ट्स। और इस केस में आपके पास करंट आएगा 4.5 माइनस 28.5 इंटू t और एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 2t एम्पियर। और इसी तरह केस 3 में जब आपके पास R की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू होगी 24 प्लस 21.694 साइन ओमेगा टी और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 1.936 टी माइनस 12 कॉज, अगेन यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 936 है इंटू टी एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 0.5 टी। और करंट की वैल्यू इस केस में आपके पास आएगी 3.1 साइन 1.936 टी प्लस 12 कॉस 1.936 टी इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 0.5 टी एम्पेयर्स। तो जब आप केस 2 और केस 3 को वैसे ही एनालाइज करेंगे जैसे हमने केस 1 को एनालाइज किया, तो आपके पास केस 2 और केस 3 में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है। तो जब आप तीनों केस सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ रिस्पांस इस तरह का आता है। ओवर डैम्प्ड केस के लिए आपके पास ये रिस्पांस होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड केस के लिए आपके पास ये रिस्पांस आएगा और अंडर डैम्प्ड केस के लिए आपके पास ये रिस्पांस आएगा। So from the figure we can observe that the critically damped response approaches the step input which is 24 volts the fastest। तो सबसे पहले जो आपका critically damped केस होगा उसका रिस्पांस 24 वोल्ट्स को अप्रोच करेगा और उसके बाद फिर बाकी दोनों रिस्पांसेस अप्रोच करेंगे 24 वोल्ट्स को। अब हम बात करते हैं step response of a parallel RLC circuit, and this is the last topic of this lecture and this course। So suppose ये हमारे पास एक parallel RLC circuit है, so by KCL we can write V by R plus I plus C dV by dt is equal to IS। अगर करंट की डायरेक्शन जी हो तो यहाँ पे आपके पास टोटल करंट IS एंटर हो रहा है इस नोड पे और बाकी तीनों करंट इस नोड को लीव कर रहे हैं। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन और स्विच आपके पास इस टाइम पे ओपन है एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू L di by dt। V की वैल्यू को हम
इस इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर इक्वेशन को LC से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। t स्क्वायर i बाई dt प्लस 1 बाय RC di बाई dt प्लस i बाई LC इज इक्वल टू IS बाई LC। एंड अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें उस इक्वेशन के साथ जो हमने सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट में ड्राइव की थी तो दोनों इक्वेशन सेम होंगी। सो इन दिस केस वी कैन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन लाइक दिस। I of t is equal to I n of t plus I f of t. So this is the natural response and this is the forced response. Thus the complete solutions for the overdamped, underdamped and critically damped cases are given below. ये आपके पास 3 solutions आ जाएंगे और ये जो आपके पास IS है that is the forced response. And the constants A1 and A2 in each case can be determined from the initial conditions for I and di by dt. We should keep in mind that these equations only applies for finding the inductor current, but once the inductor current IL is known, we can find voltage across the inductor by using this formula. And जब आपके पास वोल्टेज आ जाएगी और हमें पता है कि हमारे पास जो सर्किट है दैट इज़ पैरेलल RLC सर्किट, तो तीनों कंपोनेंट्स के क्रॉस सेम वोल्टेज होगी। सो उस वोल्टेज को यूज़ करते हुए हम IR फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट थ्रू द रजिस्टर बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो इसके साथ ही हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। और अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उस मटेरियल के बारे में जो मैंने इस कोर्स में और इन लेक्चर्स में यूज़ किया है। सो जो तमाम मटेरियल मैंने इन 2 बुक से लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका मैंने 8th एडिशन यूज़ किया है एंड इट्स ऑथर नेम इज़ फ्लाइड। और चैप्टर 1 to चैप्टर 9 जो आपके सिलेबस में कंटेंट्स गिवन है वो इस बुक के चैप्टर 1 to चैप्टर 9 में कवर हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और कंटेंट्स थे जिसमें हमने देखा था कैपेसिटर, इंडक्टर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सर्किट। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो मैंने इस दूसरी बुक से कवर किए हैं। इस बुक का नाम है बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस और इसका 8th एडिशन मैंने यूज़ किया है। और इस बुक का जो ऑथर है दैट इज़ J. डेविड एरविन एंड R. मार्क नेल्म्स। और इसमें जो चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है वो सिर्फ हमारे कोर्स से रिलेटेड है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये दोनों बुक्स ले लें और आप इन चैप्टर्स को डिटेल से थॉरली स्टडी करें और उसमें जितनी भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, बहुत से एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवाएंगे हैं। तो जो बाकी रिमेनिंग एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज के उनको आप खुद सॉल्व करें। और जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे आप ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं और मुझसे आप फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं और आपको फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस बाद में मिल जाएगा। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमने इस कोर्स में कौन कौन से मेन टॉपिक्स स्टडी किए हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्वांटिटीज़ एंड यूनिट से। हमने देखा था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और हमसे जो रिलेटेड थी वो सिर्फ रेजिस्टर था, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी था। सिर्फ इन्हीं क्वांटिटीज़ को हमने इस कोर्स में देखा है। उसके बाद हमने
वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में स्टडी किया था। हमने इनकी डेफिनेशंस देखी थी कि वोल्टेज इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद फिर हमने सबसे पहला बेसिक लॉ जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है उसको देखा था, दैट इज़ ओम्स लॉ, एंड वी कैन से दैट इट इज़ द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। सो उसके बाद फिर हमने एनर्जी एंड पावर की बात की थी कि सर्किट के अंदर पावर एंड एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड हमने कुछ फार्मूलाज भी ड्राइव किए थे। उसके बाद फिर हमने रेजिस्टिव सर्किट्स डिज़ाइन करना शुरू किए। सबसे पहले हमने सीरीज़ सर्किट की बात की जिसमें आपके पास तमाम रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, और सीरीज़ सर्किट में जो फार्मूलाज या टेक्निक्स अप्लाई होती हैं हमने वो देखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल KVL, VDR। उसके बाद हमने पैरेलल में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके उन सर्किट्स को एनालाइज किया था, और हमने इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ी थी। एक KCL था, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा CDR, करंट डिवाइडर रूल था। उसके बाद फिर हमने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स को कंबाइन किया, हमने उनके कॉम्बिनेशन बना लिए। तो फिर उन सर्किट्स को हमने एनालाइज किया और हमने देखा कि सीरीज़ पैरेलल सर्किट्स के जो कॉम्बिनेशन है उनको एनालाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल सीरीज़ सर्किट एंड पैरेलल सर्किट्स। उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सर्किट थ्योरम्स देखे थे। फॉर एग्जांपल हमने सुपरपोजिशन थ्योरम की बात की थी, हमने थेवेनिन्स थ्योरम स्टडी किया था, हमने नॉर्टन्स थ्योरम देखा था, हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम देखा था। फिर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स की बात की थी जिसमें सोर्स कन्वर्जन हमने देखा था कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन को भी स्टडी किया था। और फिर हमने रेजिस्टिव सर्किट से रिलेटेड लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 9 ऑफ फ्लाइट बुक। उसके बाद हमने रेजिस्टिव सर्किट से रिलेटेड लास्ट टॉपिक्स पढ़े थे, ब्रांच, लूप एंड नोड एनालिसिस। हमने इन तीनों टेक्निक्स को रेजिस्टिव सर्किट्स के ऊपर अप्लाई करके उनमें वोल्टेजेस और करंट्स फाइंड आउट किए थे। उसके बाद जो दूसरी बुक मैंने मेंशन की थी प्रीवियस स्लाइड में, उस बुक से हमने कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स स्टडी किए थे और उनसे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और फाइनली हमने RL, RC एंड RC सर्किट्स को डिटेल में स्टडी किया था। इसके साथ ही हमारा ये कोर्स इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस 1 यहाँ कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको इन लेक्चर्स की अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करूं, और मैंने मेनली फोकस किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाए हैं। तो इवन देन अगर आपको कोई कभी प्रॉब्लम हो related to any topic, related to any problem, you can contact me. So good luck for your future and Allah Hafiz.